दो साल में दो बार इतने तो पापा ने स्टार्ट करने को बोला है, लेकिन 5 मिनट रुक जाते हैं बहुत सब।
तो ग्रुप में बैठते हैं। ये स्टार्ट कर दें। स्टार्ट माइक माइक करवा दे। एक बार ही तो स्टार्ट कर देना माइक के लिए। एक दो चीज जो अपनी बात की हम HIV एक्विजिशन फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी ओपीडी एक्विजिशन फॉर्म है हम उससे HIV हटा ही देंगे। तो उधर भी सुनने कौन एक मिनट। तो ना अपन क्या कर रहे हैं कि जो अब ओपीडी में रिक्वेजिशन कर रहे हैं अपन वहां से HIV हटा ही देंगे। तो यानी कि अगर किसी को भी HIV टेस्ट ऑर्डर करना है तो उनको अलग से HIV का टेस्ट का पर्चा फाड़ना पड़ेगा और उसके अंदर कॉन्सेंट है और HIV तो हम सारे तभी तो हम उसके साथ में रिक्वेजिशन ले ही देंगे ना। हाँ, लेकिन क्या वो मिस हो जाएगा क्योंकि मतलब वो निकला नहीं निकला ऐसा करके, तो इवेंचुअली तो हम ये कर देंगे कि HIV हम प्रिस्क्रिप्शन सीट से हटाएंगे। वो तभी वो रिक्वेस्ट होगा जब वो अलग से कंसेंट लिखा। वाला होगा। तो अगर कंसेंट नहीं भी साइन होंगे तो पीछे से आप भी साइन मार मतलब हम भी साइन मार सकते हैं। दूसरी चीज जो बात हो रही थी कि सिडेशन वाले प्रोसीजर में अपनी वो कोई स्केल नहीं है हाउ टू रिकवर फ्रॉम सिडेशन। तो अपना जो मेजर प्रोसीजर वाली PSC शीट है उसमें अभी सबसे पीछे ईरा स्कोर है और एल्ब्रेट अपन अलग से भरते हैं। तो अभी हम ये करेंगे कि उस PSC शीट में ईराक के नीचे ही एल्ब्रेट डाल देंगे ताकि एक तो अलग से कागज नहीं लगेगा। और ये जो हमारी माइनर सिडेशन वाली शीट है इसमें एक जगह खाली है कमेंट्स की, तो उस कमेंट्स में एल्ब्रेट को छोटा सा लगा दें तो उसके अंदर भी वो सिडेशन स्केल हो जाएगा कि आप कैसे उसको चेक कर रहे हो। जो भी स्केल लगा रहे हैं उसमें ये वाली जो जगह है ना तो कमेंट का खाली है इतनी जगह में आ जाएगा। और जो भी स्केल जहां पे भी लगा रहे हैं उसको इंटरप्रेट कैसे करना है उसके नीचे ही लिख रहे हैं ताकि ऑब्वियसली याद तो रह नहीं सकता ना। और जो अपनी मोर्टालिटी प्रिडिक्शन वाली बात हुई थी उसमें जो ICU की शीट में जहाँ पे पेन स्कोर है उसी के बाजू में सोफा स्कोर डाल देंगे तो उसका भी इंटरप्रिटेशन उसमें ही है। तो सोफा स्कोर वहीं के वहीं मतलब हम सबको कंसल्टेंट को नहीं करना वो मोस्टली इनके जेंसर और ICU डॉक्टर्स करेंगे वो। तो ये तीन चीज अपन फॉर्म्स एडिट कर रहे हैं इस बार। तो HIV वाला फॉर्म OPD से आया। यस विद कंसेंट। हाँ वो कंसेंट और रिक्वेजिशन सेम ही है। नहीं तो वो जो फॉर्म लेके आएगा ना पेशेंट तो पैथोलॉजी में जहाँ कलेक्शन होता है वहाँ पे साफ सिग्नेचर ले ले। हाँ। ऐसा कर देंगे ना तो वो लेते ना रहेगा ही नहीं सिग्नेचर। और फिर वो आप अपने पास ही इकट्ठा कर लेना। हमारे पास हम पेशेंट की फाइल में नहीं लगाएंगे हम डिपार्टमेंट में रखेंगे। वो साथ में उसमें कंसेंट नहीं लगती है। वो वैसे ही नहीं तो कंसेंट पैथोलॉजी में होता है ब्लड कलेक्शन ब्लड कलेक्शन बस फॉर्म देके दे। लेकिन सब पेशेंट्स का होगा ना फिर।
नहीं हम रूटीन में सबका ही कराते ओटी में तो सबका ही होता है। नहीं ओपीडी में न्यू एडमिट होते हैं सबका ही होता हैं। हम रूटीन के साथ ही स्टेप अप है। करते हैं। तीसरी चीज जो कीमो कंसेंट है उसको एडिट कर दिया है कि मतलब एक ही कीमो कंसेंट में मल्टीपल सिग्नेचर आ जाए। और वो अब हमने मोस्टली हमारी ओपीडी में हमने रखवा दिया है क्योंकि उसमें ऐसा होगा ना कि हमको ही काउंटर साइन करना है। तो लास्ट टाइम एनसी आई थी तो कुछ आपके वार्ड में रखवा देंगे कीमो वार्ड में, कुछ हम अपनी ओपीडी में रख रहे हैं। और उसमें फिर ये है कि कंसल्टेंट ही साइन कर रहा है उसमें कि एक फॉर्म में कम से कम 8 सिग्नेचर आ जाएंगे। तो हर कीमो के टाइम पे अलग कॉन्सेंट फॉर्म नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही कॉन्सेंट फॉर्म में 8 टर्म्स कवर हो जाएंगे। सर सिस्टम बोलेंगे कि वो एक बार डालने को कि आईफोन नहीं, साइकिल का नंबर और साइन डेट नहीं फिल तो क्या टाटा का रहता है ना, सारी डेट में सारी साइकिल लिखे रहते हैं ऐसे में पीछे हाँ। फ्रंट तो होते हैं। कॉन्सेंट अपन अलग करेंगे, मतलब कॉन्सेंट का कागज अलग। और वो जो डेट वाली चीज है वो अपन जो सीपीजी का कागज बना रहे हैं जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो उसको वो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस बोलते हैं, उसमें अपन साइकिल नोट करते हैं। दूसरा जैसे कवरी का था तो एक ही रखें एल्डेड रखें या जो मुझे समझ में आ रहा है, एल्ड्रेस इज रिकवरी फ्रॉम सिडेशन एंड ईरास इज रिकवरी फ्रॉम पोस्ट ऑफ सर्जरी ये एंड no surgery सर्जरी and when you will send the patient home। मतलब एल्ड्रेट तो ये हो गया कि सिडेशन से कितना रिकवर हुआ और आपने ओटी से बाहर कब शिफ्ट किया। ईरास एलरेड तो भरते ही हैं, हाँ, लेकिन अब उसी में उनको ऑपरेट कर देंगे जो पीएसी शीट है ना, उसमें मतलब है। पूरा सर्जरी का फॉर्म है। मतलब पीएचडी शीट में सबसे पीछे ईरास लिखा है पीछे और सबसे ईरास अपन भर नहीं रहे हैं तो वो पेज खाली रहता है और एल्ड्रेट का अलग से पेज चिपकाते हैं तो उसी पेज में ही हो जाएगा। नहीं तो इलाज भी भरना हो। आएगी क्योंकि कुछ भी खाली देखेंगे तो वो टोकेंगे। वो पोस्ट ऑफ और प्री ऑफ भी भरना है इराज। परफॉर्मेंस इंडिकेटर का भी वैसे ही एक दो चले तो हम मानते चल रहे हैं कि हम इक्वल परफॉर्मेंस स्टेटस मानेंगे और उसका हम चार्ट बनाएंगे, वो तो अपन ऐसे ही लिख दो। 1 2 3 4 कभी उसी टिक क्यों मारना, लिख दो। लिख दो ना कि 1 2 वो अपन हर जगह डिस्प्ले पे लगा सकते हैं क्योंकि जितने फॉर्म लगाएंगे फाइल होती है। डॉक्टर रोहित कैसे आप ईकॉक परफॉर्मेंस स्टेटस ओपीडी में पूछते हो? सबसे पहले क्वेश्चन तो पेशेंट को देख के पता लगता है कि पेशेंट को आया किस स्टेज पे है पेशेंट आप तो ऐसे बताओ 0 ये है 1 ये है। कि पेशेंट पूरा कैपेबल है अपना डेली काम करने के लिए, उस टेनस एक्सरसाइज वर्क करने के लिए। वन की पेशेंट टेनस एक्टिविटी नहीं कर सकता पर डेली वर्क के नहीं। काम कर 0 है नो सिम्टम, और जैसे कोई स्क्रीनिंग से डिटेक्ट हो गया या है ना, तो 0 इज नो सिम्टम, 1 इज एबल टू कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज। सेकेंड मतलब जैसे घर का काम कर पा रहा है लेकिन नौकरी पे नहीं जा पा रहा। थर्ड मतलब उसको घर के काम करने में हेल्प लग रही है। 50%। 4 हाँ 50%। 4 मतलब उसको वॉशरूम जाने में नहाने में फैमिली की हेल्प लग रही है। 5 मतलब डेड। आपको पूछ सिस्टर का भी बता दो पापा के पास सामने बताना। और दूसरा हमें कीमोपोर्ट और पिक लाइन की भी एक ऐसी लाइन है कि आपको कीमोपोर्ट और पिक लाइन जब आप डाल रहे हो तो आप उसको काउंसलिंग के लिए क्या दे रहे हैं, तो उसके लिए एक वो छोटी नोटबुक बना देंगे। उसके अंदर ये भी रहेगा कि प्रोसीजर कैसे होगा, वो जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, एक दो चित्र और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें रहेगी फ्लश का रिकॉर्ड। तो अभी जो हम कर रहे थे वो बीडी कंपनी ने कुछ कॉपीज दे दी थी हमको, हम पिक लाइन के लिए उसको यूज कर रहे थे, लेकिन अब अपन अपनी बना लेंगे। कोशिश करेंगे कीमोपोर्ट और पिक लाइन एक में ही आ जाए ताकि नंबर ऑफ कॉपीज कम हो जाए। और वो कीमोपोर्ट वाली हम कुछ ओटी में भी रखवा देंगे कि जैसे ही डले उसके हाथ में दे दो, और पिक लाइन की वार्ड में।
तो ये जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी मैं ग्रुप में डालती जाऊंगी फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन कि ये चीज आ गई। ठीक है, अब आप स्टार्ट करें। Good morning, respected teachers. Today I am going to present my journal club on topic glossectomy for the treatment of oral cavity carcinoma, quantitative, functional, and patient-reported quality of life outcomes differ by the 4 glossectomy defects. Now coming to the introduction. Oral cavity is a complex neuromuscular organ where tongue plays a key role in bolus formation and swallowing. Tongue requires mobility both intrinsically and extrinsically. Small tongue resections are generally well tolerated. However, critical anatomic subunits and resection volume thresholds significantly affect functional outcomes. More than 50% tongue resection is associated with marked impairment of the oral phase of swallowing. Now, in glossectomy, an important aspect of reconstruction involves restoration of tongue volume to facilitate swallowing. And the goal of this study is to evaluate functional outcomes, quality of life, speech across the 4 glossectomy defect types to guide reconstruction and rehabilitation. In this study, basically, we will discuss about the result of post-operative result of the subtotal hemiglossectomy, extended hemiglossectomy, and oral glossectomy. Now coming to the methods and material. This study is a prospective study conducted at Department of Otolaryngology. Total eligible patients were 101 and patients with associated bone defect were 9 out of 101. Inclusion criteria were surgically treated head and neck cancer patient with oral tongue defect with minimum 12 months post-operative treatment follow-up. The exclusion criteria of this study were palliative treatment and the patient with pre-existing neurodegenerative disorder affecting the speech or swallowing. Now the work presented in this study evaluates patient who develop oral cavity carcinoma with involvement of tongue and were treated with surgery and adjunct radiation. The aim of this study is to evaluate tongue mobility, speech and swallowing outcomes in post-glossectomy. The baseline characteristics summarized in table 1. Now in this table 1, we will see the demography of the patient. Firstly, the subtotal hemiglossectomy, extended hemiglossectomy and oral glossectomy. The gray area of the diagram will represent exact size of the tumor, exact size of the defect, and the yellow area represents the extension of defect, and the red area shows the extension into the contralateral side or to the ipsilateral side. In subtotal hemiglossectomy, total 37% patients were included. In hemiglossectomy, 33%, and extended hemiglossectomy, 16%, and oral glossectomy, 15%. The mean age of the patient in this study in between 61.9% to 63.5%. The male patients were in subtotal hemiglossectomy 62.2%, hemiglossectomy 63.6, extended hemiglossectomy 56.3, and oral glossectomy 80%. And in female patient 37% in subtotal hemiglossectomy, 36.4% in hemiglossectomy, 43.7% in extended hemiglossectomy, and 20% in oral glossectomy. Now coming to the reconstructive approach. Free flap 100% reconstruction is seen in extended hemiglossectomy and oral glossectomy. Skin grafts were used maximum 100% in extended hemiglossectomy and oral glossectomy. Now coming to the skin graft. 2.7% skin graft were used in subtotal hemiglossectomy, and primary closure or secondary closure maximum used in subtotal hemiglossectomy, that is 48.6%. Now free flap donor side. Radial forearm Good works. The radial forearm free flap
maximum used in the hemiglossectomy, that is 75.8%, and lateral thigh free flap were used maximum in the extended hemiglossectomy, that is 50%. And now come now coming to the pectoralis major myocutaneous flap, that is used only 3% in hemiglossectomy. Now risk factor: current smoker, ex-smoker, never smoker, and current alcohol used more than 3 drinks per day. Ex-alcohol user were more than 3 drinks per day, and never alcohol use more than 3 drinks per day. In current smoker, maximum association were seen in oral glossectomy, that is 20%, and in X exposure maximum association is seen 51.5% in hemiglossectomy, and in never smoker maximum association is shown 46% in subtotal hemiglossectomy. In current alcohol use, maximum association is shown in hemiglossectomy, that is 21.2%. Now coming to the diagnosis, maximum association is seen with squamous cell carcinoma, that is 100% in hemiglossectomy and oral glossectomy. Now squamous dysplasia was seen 8.1% in subtotal hemiglossectomy, carcinoma in situ 5.4% in subtotal hemiglossectomy, and mucoepidermoid carcinoma and verrucous carcinoma seen in subtotal hemiglossectomy. Now T classification. Now Tx and T in situ is seen 16.2% in subtotal hemiglossectomy, and T1, T2 were seen maximum 73% in subtotal hemiglossectomy, and T3, T4 were seen 80% in the oral glossectomy. Now coming to the radiation. Prior radiotherapy were used maximum 6.1% in hemiglossectomy, and post-operative radiation therapy were maximum used 87.5% in extended hemiglossectomy. Now coming to the adjunct chemotherapy. Adjunct chemotherapy were used maximum 25% in extended hemiglossectomy. Now work status: employed, retired, unemployed, and disabled. Maximum association of employed people were seen 56.5% in subtotal hemiglossectomy, and in retired population maximum association were seen 39.4% in hemiglossectomy, and unemployed people were seen maximum association 13.3% in oral glossectomy, and the disabled patient maximum association were seen 26.7% in oral glossectomy. Now in methods, we are discuss about the variable and assessment. In this study, mainly we will see the outcome of the glossectomy defects in this heading: tongue mobility, swallowing, and speech. In tongue mobility, protrusion, elevation, open mouth premaxillary contact, and oral cavity obliteration. Now swallowing were scored by MD Anderson Dysphagia Index, and the speech were assessed by the assessment of intelligibility dysarthria speech. Now statistical analysis. Difference between defect types analyzed using multivariate analysis and Kruskal-Wallis test compare speech and swallowing score among the 4 glossectomy defect types. Spearman's correlation was used to assess the association between tongue mobility measures and speech and swallowing functional outcome. The significance score P is less than 0.05 was considered statistically significant. Now in result, we will discuss in following heading. In tongue mobility, we will discuss tongue protrusion, tongue elevation, open mouth premaxillary contact, and obliteration. And in speech and swallowing, scores include normalcy of diet, nutritional mode, range of liquids, range of solids, eating in public, understandability of speech, and speaking in public. Now coming to the tongue mobility. In tongue mobility, firstly, this graph shows the tongue protrusion. This graph shows the horizontal line shows the defect type, and the vertical line shows the tongue protrusion in millimeter. Tongue protrusion progressively decreased with increasing size of the defect, and mean protrusion reduced from 19.7 to 0.8 mm. Reduction was statistically significant, and P score is less than 0.001.
Now the next graph shows the tongue elevation. In this graph, tongue elevation decreased as the extent of a glossectomy increased, and mean elevation declined from 31.9 mm to 3.5 mm across the defects. Change was highly significant and p-score was less than 0.001. Now, this graph shows the open mouth premaxillary contact in relationship with the defect type. Open mouth premaxillary contact decreased as the defect size increased, and premaxillary contact dropped from 24.2 mm to the 5 mm. Now, statistical significance is less than 0.001. Next graph shows the residual volume. With increasing the defect size, obliteration progressively declined, and in extended hemiglossectomy, residual volume 9.4 ml, in oral glossectomy, residual volume 11.5 ml. In between group differences were highly significant and p-score is less than 0.001. Now this graph shows the MDA-DI, MD Anderson dysphasia index and defect type. Patient with subtotal hemiglossectomy demonstrate the highest mean MDA-DI score, that is 79.66. Patient with extended hemiglossectomy had the lowest MDA-DI score, indicating poorer swallowing related quality of life. And functional reference point on the graph were defined as optimal function, moderate function, and poor function. In optimal function, MDA-DI score is more than 80. In moderate function, it is 60 to 79, and in poor function, it is less than equal to 60. Now, after completing the tongue mobility, now are discussing about the speech and swallowing score by the defect type. And this speech and every defect type is explained by different color line shows the different surgical type. Blue color indicates a subtotal hemiglossectomy, orange color indicates hemiglossectomy, gray color indicate extended hemiglossectomy, and yellow color oral glossectomy. Now the first figure shows the proportion of patient with normalcy of diet. So this graph shows the return to a full diet decreased significantly with increase the extent of tongue resection, with poorest outcome observed after extended hemiglossectomy, that is 38%, and oral glossectomy, that is 27%. Next figure 2 is in between the proportion of patient and nutritional mode. Patients undergoing subtotal and hemiglossectomy most often achieves a full oral diet without supplement, whereas oral glossectomy showed significantly greater dependence on the tube or combined feeding. Now figure 3 shows the proportion of patient with range of liquid. In oral glossectomy shows higher need for liquid modification, that is 27%, and difference in statistical significance 0.035. Now figure 4 is range of solid. Most of the patient undergoing subtotal hemiglossectomy and hemiglossectomy tolerated solid food without liquid wash, whereas the ability declined significantly after extended hemiglossectomy and oral glossectomy due to the large defect size. Now, figure 5 is ये तो स्लाइड है, आगे वाला कराना, आगे वाला और आगे वाला, आइए ये वाला कुछ भी आगे। yes, Second. yes. Now the figure 5 shows the eating in public. In the high eating in public score were score in subtotal hemiglossectomy. This is the subtotal hemiglossectomy, and the gradual decline noted in extended hemiglossectomy, and the difference were statistically significant. Now the figure 6. Figure 6 is higher understandability of speech were observed in subtotal hemiglossectomy
subtotal hemiglossectomy, that is 97%, and the hemiglossectomy, this orange color indicates the hemiglossectomy but declines substantially as followed extended hemiglossectomy and oral glossectomy. Now the speaking in public. In speaking in public, subtotal hemiglossectomy is shows the gray color by subtotal hemiglossectomy, and the hemiglossectomy. So subtotal hemiglossectomy and hemiglossectomy patient spoke freely, while extended hemiglossectomy. This is extended hemiglossectomy and oral glossectomy shown by the yellow color graph shows slightly more restrictions. Now table is the reference of the graph as I have already explained. Now this is the heat map expression between the tongue mobility measures and speech and swallowing. This horizontal line shows the tongue mobility protrusion. This is the protrusion, elevation, premaxillary contact and obliteration, and this vertical line shows the speech and swallowing's outcome in the post-glossectomy defects. Now, the tongue mobility measure were correlated with each of speech and swallowing outcome using the Spearman correlation. A heat map is used to indicate varying level of association. Normalcy of diet associated with obliteration demonstrated the strongest correlation within the measures, followed by range of solid and obliteration. And this horizontal bar given on the right side of the slide, it shows the Spearman correlation coefficient, in which the if score is in between 0.2 to 0.3, it means the correlation coefficient is poor. If it is between the 0.3 to 0.4, it is moderate. If it is between 0.4 to 0.5, that is strong, and in between 0.5 to 0.6, it is a strongly related coefficient. The higher the Spearman correlation coefficient indicates the maximum association with the normalcy of diet with the obliteration. Now discussion. In this study, the outcome of 4 defect types are assessed with standard of care, reconstruction with or without post-treatment adjunct radiation treatment. Subtotal hemiglossectomy and hemiglossectomy groups achieved overall better protrusion. This is associated with preservation of more than equal to 50% of remaining tongue tip and anterior floor of the mouth. This analysis suggests that the post-operative ability to protrude the tongue in subtotal hemiglossectomy and hemiglossectomy groups is linked to the remaining functional glossotonsillar sulcus, mobile base of the tongue, the contralateral floor of mouth, and at least half of the tongue tip. Now, in contrast, extended hemiglossectomy and oral glossectomy group achieved protrusion that is less than 0.8 centimeter, a partial or total loss of contralateral floor of the mucosa, tip of the tongue, or glossotonsillar sulcus resulted in decreased tongue protrusion. The functional impact of the resection of a specific anatomic subsite is a fascinating future direction. Anatomic subsite and reconstructive approach have been developed for the face, eyelid, and nose, but there is still work to be done with oral cavity. In this study, quantitative measure of open mouth premaxillary contact and oral cavity obliteration were introduced and are strongly correlated with diet and range of solid intake. OVAT, oral cavity assessment test, is a newly introduced test in this study to evaluate the oral cavity obliteration, and the volume defects were characterized as in class 1 less than 1/3 part of the tongue is involved, in class 2 1/3 to 1/2 half, and in class 3 half to 2/3 part of glossectomy, and the class 4 more than 2/3 to total glossectomy. Speech intelligibility was significantly poorer in class 3 and class 4 defect due to the large defect size as compared with class 1 and class 2. Poorer speech outcome in oral glossectomy are linked to extensive defect spread and loss of the functional tongue tip required for precise articulation.
This study evaluate quantitative, functional and quality of life outcome more than 12 months after treatment. Rather than treatment or rehabilitation effects, it correlate defect size with functional outcome. The aim is to provide a clinical framework to understand defect specific outcomes. Now, coming to the conclusion. This cohort of patients describe differences across 4 distinct defect groups that should help future research for optimizing outcome after glossectomy. The 4 glossectomy types show distinct quantitative, qualitative, and quality of life differences. In addition to the lingual protrusion and elevation, 2 new measures, open mouth premaxillary contact and oral cavity obliteration, were introduced in this study. Thank you. Very good. So, then we go to first slide. Yes, sir. इसके पहले Yes, sir. terminology of the glossectomy is important to understand. इस पूरे पेपर में आपने देखा है कई जगह अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की है। जैसे सब टोटल हेमीग्लोसेक्टोमी वर्ड। Yes, sir. अब सब टोटल ये लिखा है जैसे सब टोटल हेमीग्लोसेक्टोमी। अब इसका मतलब क्या होगा? Sir. ऑफ कोर्स इट्स ए पेपर यू आर जस्ट लेकिन अपन को समझने के लिए Yes, sir. मतलब हेमीग्लोसेक्टोमी है जैसे अपन ने Yes, sir. क्लासिफिकेशन अपन ग्लोसेक्टोमी का करते हैं। तो यूजुअल जो क्लासिफिकेशन है वो म्यूकोजल डिसेक्शन टाइप ए और टाइप बी। सेकंड पार्शियल ग्लोसेक्टोमी, Yes. थर्ड हेमीग्लोसेक्शन, फोर्थ सब टोटल ग्लोसेक्टोमी एंड फिफ्थ टोटल ग्लोसेक्टोमी। ये 5 इसकी टाइप्स हैं जो कि स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है। Yes. अब ये जैसे अपन वर्ड यूज करेंगे सब टोटल हेमीग्लोसेक्टोमी। Hmm. अब ये तो एक तरह से आप देखोगे तो पार्शियल ग्लोसेक्टोमी Yes, sir. क्योंकि एक तो हेमीग्लोसेक्टोमी Yes, और sir. हेमीग्लोसेक्टोमी को भी आपने सब टोटल किया कैटेगरी ऑफ द पार्शियल ग्लोसेक्टोमी। तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि सबम्यूकोजल डिसेक्शन और किस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशंस दिए गए। तो क्लासिफिकेशन जैसे इट्स अ बिग टॉपिक, जबकि एनाटॉमी जैसे आप अगर देखेंगे तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर दिए गए। तो ओनली द सरफेस एरिया, एक्सीजन और एक्सीजन इन द 3 डायमेंशन प्लेन। तो अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सरफेस पे म्यूकोसा है। Hmm. What is the ideal clearance which we give in the tongue cancer? Sir, 1 centimeter. Here it's different. Previously it was 0.5 to 1. Now it is 1 to 1.5 centimeter. तो ये जो आप प्लेन लेते हैं, this you take on the surface, mucosa के ऊपर। Then comes the excision of the muscle part. Yes, sir. And muscle parts क्या क्या कौन सी मसल होती है? Sir, 4 intrinsic muscle and 4 extrinsic muscle. In intrinsic muscle, superior longitudinal muscle, inferior longitudinal muscle, transverse muscle, and vertical muscle. And sir, extrinsic muscle, genioglossus, hyoglossus, palatoglossus, and styloglossus. Genioglossus, Glossus, palatoglossus, and styloglossus. So when you are doing this excision, you have to take care of the part of the muscle which you are going to excise, both intrinsic and extrinsic. So this classification goes to that extent. Then comes the excision of the other things. Other things means submucosa and nerves, blood vessels. नर्व्स कौन सी होती है? टंग को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? Sir, a motor nerve, in motor nerve, hypoglossal nerves supply the all muscle of tongue except palatoglossus, which is supplied by the vagus nerve.
And in sir sensory, anterior 2/3 part of tongue is supplied by chorda tympani and lingual nerve, and posterior 1/3 is by glossopharyngeal nerve. Chorda tympani is responsible for the taste sensation. To taste Yes, sir. Yes. Then can you answer me? You see, many patients, they come with the complaint, the pain in the ear. So why the patient suffering from ulcer in the tongue or carcinoma tongue has pain in the ear? आप देखेंगे 60-70% पेशेंट दे कंप्लेन पेन इन द ईयर. आपको समझ जाओ, अगर कोई पेशेंट क्या है गले में छाला है और साहब कान में बहुत दर्द होता है तो आप तो बगैर देख ही कह सकते हो कि उसको सीटम. एनीबडी, आप लोग बताइए. यस, व्हाई देयर इज पेन इन द ईयर अल्सर ओवर द टंग और carcinoma tongue? Anterior to tongue supply of the chorda tympani. So chorda tympani What is the role of lingual nerve? Is it the sensory, motor, or taste? Sensory nerve. so pain pathways carried through the lingual nerve to chorda tympani nerve, and chorda tympani nerve take pain pathway to the otic ganglion, and from the otic ganglion auriculotemporal nerve passes that cause the pain in the ear. Very good. The posterior 1/3 of the part there is a glossopharyngeal nerve, which relay the pathway of the pain to the tympanic plexus to the middle ear of the middle layer of the ear. So there is a pain in the ear due to the posterior one. Very good. So when subtyping the different type of the glossectomy, there is consideration of the accident of the artery and nerve also. For example, in type 1, you are not ligating the lingual artery. Lingual artery ligation requires in part 3, type 3, type 4, and type 5. In part type 1 and part type 2, you just ligate the peripheral branches of the lingual artery. टाइप 1 में आप हाइपोग्लोसल नर्व और लिंगुअल नर्व को कट करते हैं. No, sir. So type 1 is a टाइप 1 में mucosectomy. नहीं करते हैं because you are not eating diet up to the expensive butter, so you not to exercise it. Okay? Yes. अब जैसे एक इसमें स्लाइड थी, इसमें they have done study of the protrusion and elevation of the tongue. ठीक है, मुझे नहीं मतलब protrusion and elevation of the tongue. तो protrusion of tongue कैसे होता है? Sir, we will measure the protrusion of the tongue by distance between the tip of the tongue and the incisal edge of the lower central incisor. When patient Which muscle work on the trochanter? sir, genioglossus. And genioglossus is supplied by the Sir, hypoglossal nerve. So suppose there is a division or damage to the right side of the hypoglossal nerve. Tongue will deviate to left or Sir, right side. क्यों? Sir, because unilateral hypoglossal nerve is damaged, but due to the action of the contralateral hypoglossal nerve, tongue deviated to action of the opposite side of the hypoglossal nerve will deviate the tongue to the defect size. But if suppose there is a paralysis of the right facial nerve, तो लिप का डेविएशन किस तरफ होता है? Opposite side. Yes, sir. Lip Contralateral. deviates to the opposite Opposite side. side. But in case of carcinoma tongue, because this nerve for the protrusion, तो जिस तरफ का नर्व का डैमेज होता है डेविएशन उसी तरफ होता है. This is different from the Facial. facial nerve paralysis and the hypoglossal. Other people give some suggestion and please. नहीं सर, बस इसमें जो आपने वो था ना डिफेक्टमी का डिफेक्ट्स का फोटो, एक्चुअली ये आप बस क्लासिफिकेशन बता देते सर. इनमें सब टोटल में वुड इंक्लूड लेस देन हाफ ऑफ द टंग एंड कैन नॉट इंक्लूड राइट और लेफ्ट टिप.
और हेमीग्लोसेक्टमी में तो 1/2 ऑफ द टंग। टेंडेड हेमीग्लोसेक्टमी में एक्सटेंशंस इंक्लूड contralateral anterior floor of the mouth और else ipsilateral anterior tonsillar pillar, इसलिए वो इसमें तो फिगर में tonsillar pillar बना हुआ है। Sir, this is red color. और रेट्रोमुलर ट्राइगन। और ओरल ग्लोसेक्टमी में बोला है रिसेक्शन ऑफ एटलीस्ट बायलैटरल एंटीरियर 1/3 ऑफ द टंग विद पॉसिबल एक्सटेंशन इनटू पोस्टीरियर 1/3 एंड लेस देन 50% बेस ऑफ टंग। में एक्चुअली क्या है, अगर आप पेपर में पढ़िए, एक पेपर है जिसको भाई जतिन साइज द मेन पर्सन एंड देयर होल टीम, सलीम करके है जो मेन उसका वर्कर है, वही है। क्लासिफिकेशन जो है दैट इज स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एंड दे हैव यूज्ड ऑल द क्लासिफिकेशन because there is a lot of difference in the terminology of the glossectomy, which and this, so that is that paper, उसका मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ, मैं थोड़ा सा देख के आया हूँ उसका। इसमें उनका है टाइप 1 इज दी म्यूकोसेक्टोमी, म्यूकोजल मार्जिन 0.5 to 1 cm, दिस इज टाइप 1 म्यूकोसेक्टोमी। टाइप 2 पार्शियल ग्लोसेक्टोमी, इसमें सर्जिकल मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर, इंट्रिंसिक मसल्स ओनली रिमूव, एक्सटेंसिव मसल्स आर, दिस इज टाइप 2। एंड इसमें जो इन्फिल्ट्रेशन होता है दैट शुड बी लेस देन 10 मिली। टाइप 3 ग्लोसेक्टोमी आपकी जो है ना, जो आपने बताया ना, टाइप 3 ग्लोसेक्टोमी, इसको दो में डिवाइड किया गया। टाइप 3A ग्लोसेक्टोमी, हेमी ग्लोसेक्टोमी बोला, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इंट्रिंसिक मसल, एक्सटेंसिव मसल, they are removed in the ipsilateral excision of the mucosa, submucosa, intrinsic muscle and extrinsic, at least 1.5 centimeter का margin देखें, that is टाइप 3A ग्लोसेक्टोमी और हेमीग्लोसेक्टोमी। इसमें लिंगुअल आर्टरी लाइगेटेड रिमूव विद द लिंगुअल एंड हाइपोग्लोसल नर्व, वो भी इसने एक तरफ का चला गया। टाइप 3B, इसको उनने नाम दिया है टाइप 3 ग्लोसेक्टोमी और कंपार्टमेंटल ग्लोसेक्टोमी, ये उन्हें नाम दिया है इसको। फिर टाइप 4 ग्लोसेक्टोमी में डिवाइड किया, टाइप 4A सब टोटल ग्लोसेक्टोमी, इसमें उन्होंने दिया है कि एंटीरियर 2/3 इज रिमूव, that is anterior subtotal glossectomy with preservation of both sides of the base of tongue, posterior hypoglossal muscles and lingual artery. This is type 4 subtotal glossectomy, type 4A. Type 4B, near total glossectomy. Here they have given that extensive ipsilateral muscles they are also removed. So this is near total glossectomy, type 4B. Type A is the total glossectomy, all the mobile tongue and base of the tongue till the valvula। अब इसमें जो आप बता रहे हो टॉन्सिलर फोसा का इसमें मेंशन नहीं, सर इन लोग ने अपना कुछ, हाँ, वेदर वी डू टॉन्सिलर फोसा और नॉट, जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में टॉन्सिलर फोसा का अगर आप मानेंगे तो देन दैट कम्स विद द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। एडजेसेंट स्ट्रक्चर आप को भी निकाल रहे हैं, gingiva को भी निकाल रहे हैं, suppose it is extending to the gingiva, you are excising the gingiva, and then approach also differs. In type 1 and 2, most of the time you can perform with the transoral approach, but if you go to the type 3, 4 or 5, then only transoral approach may not be adequate. Another important part, with along this you have to give consideration for the neck। जिन रीजन्स में आप टाइप 1 और टाइप बस 1 तक ही समझ लें, उसमें तो नेक को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ टाइप 2 के आगे करना है तो देन यू हैव टू एड्रेस द नेक, वेदर यू आर डूइंग सुप्राओमोहाइड नेक डिसेक्शन, फंक्शनल नेक डिसेक्शन और कंप्लीट नेक डिसेक्शन। सो डिपेंडिंग अपॉन द एनाटॉमी you have to be very clear in your mind that what type of the surgery is performed। जो ये स्टडी है
whether it is partial glossectomy, hemiglossectomy, subtotal glossectomy और total glossectomy। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे उन्होंने लिखा एक्सटेंडेड हेमिग्लोसेक्टोमी, अब ये टर्मिनोलॉजी कंफ्यूजिंग है कि व्हाट इज एक्सटेंडेड हेमिग्लोसेक्टोमी। तो वो आपके नोट्स में रहेंगे कि हेमिग्लोसेक्टोमी आपने की है, बट हेमिग्लोसेक्टोमी मीन्स यू आर रीचिंग अप टू दी मीडियन लेफ्ट, बट सपोज tumor extension is up to the median left, then you may require 1 centimeter part of the other part of other side of the tongue, means the median left की उस तरफ भी जाना पड़ेगा। That may be the extended hemiglossectomy, because that is not total glossectomy, Yes, sir. but only question whether it comes in the category of the subtotal glossectomy। लेकिन उन लोगों ने जो ये क्लासिफिकेशन दिया है, subtotal glossectomy means removal of the anterior 2/3 of the tongue, when we leaving behind the posterior 1/3 of the tongue, only 2/3 is wrong, that is subtotal glossectomy, and when both anterior and posterior removed, that is the total glossectomy। मतलब ये हेमी ग्लॉसेक्टोमी दिया है, लेकिन मतलब यदि अदर देन टंग या इन्वॉल्व हुआ तो उन्होंने एक्सटेंडेड उसको बोल दिया। Yes, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एंटीरियर टंग को स्पेयर किया है, sir. एंटीरियर टंग पे ज्यादा जोर दिया है। उससे मूव फर्स्ट डायग्राम में प्रोट्यूजन मतलब बचना है तो दूसरा वही चलता है कि जो इनका सब टोटल है, जिसमें टिप भी नहीं है, लेस देन हाफ ऑफ द टंग है, उसमें भी 40% पेशेंट को थ्री फ्लैप से रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो ये उसका रीजन क्या है, पहले जैसे अपन करते थे सर्जरी, हम लोगों ने भी यहाँ बहुत किए, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे कि सपोज राइट लेटरल मार्जिन पर रीजन है, it is not extending up to the tip of the tongue. Suppose this lesion is 2 centimeter posterior to the tip of the tongue. So we were giving clearance, and then what we were doing that we were जो anterior का जो portion रहता था उसको पीछे करके ऐसे स्टिच कर देते, तो उस वक्त तो देखने में बड़ा अच्छा लगता था कि टंग बन गई, बट दैट शुड नॉट बी डन आइडियली, क्योंकि क्या होता है कि टंग का जो फ्री पार्ट है that plays important role in the speech as well as spoken, फ्री पार्ट है। अब अगर आप पीछे टर्न करके उसको स्टिच कर दोगे तो फ्री पार्ट वाला एरिया कम हो जाएगा, इसलिए these people they are either leaving it and allowing healing with the secondary intention, जो आजकल आप लोग कर रहे हो पार्ट में। हाँ सर, मैंने लिखा है 48.6% प्राइमरी और सेकेंडरी। Secondary intention is also primary closure problem है, primary और इसके आइदर आप ऐसे घुमा के टर्न करके लगा रहे हो या फिर बड़ी बड़ी बाइट लेके स्टिच लगा रहे हो, तो उससे टंग और फिक्स हो जाता है। यस, आइदर स्टिंग ग्राफ्टिंग, प्री फ्लैप और प्राइमिंग, और एक आप आजकल जो कर रहे हो सेमेंटल फ्लैप, दैट कैन आल्सो, दैट इज आल्सो। मतलब आई थिंक वेरी क्रूशियल टॉपिक, और आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसको हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि इसमें जो चीज निकल रही है वो तो कॉमन सेंस ही निकल रही है कि जितनी एक्सटेंसिव सर्जरी है उतने आउटकम्स। सो व्हाई डू यू थिंक दिस स्टडी इज इम्पोर्टेंट? Ma'am, in this study, I mean, basically they measures the quality of the life. Ma'am, in previously many study they talked about the only protrusion and the elevation of the tongue. But ma'am, in this study they included two new criterias, that is open mouth premaxillary contact and oral cavity obliteration. These were not discussed previously. Sir, in oral cavity obliteration, in this method, they use the new test, that is oral, sir, sir, OVAT. Sir, in oral cavity obliteration, basically they check the dorsum of the obliteration between the dorsum of the tongue and palate. it is important in speaking and swallowing. Speaking and swallowing. Sir, if the yes. Actually, that is not the oblitation that the anterior, that is the oblitation tips to the tongue to the back. That They mainly concerned with the swallowing and speaking Speaking. quality. Yes, sir.
सो अगेन ये तो कॉमन सेंस ही है कि जितना एक्सटेंसिव होगा उतना गड़बड़ होगा. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी? What extra it has contributed to your knowledge base? Ma'am, this study contributes the we will evaluate the effects of outcome. Ma'am, we will measure the outcome of the patient. Basically, this study is not discussing about the surgery and itself. Main focus of this study is to evaluate the outcome of the patient after this four type of the Plus, glossectomy. I think मतलब this sparks the concern with us कि we can also see the functional outcome. Now they have shown Yes. this Yes, sir. and जैसे मैम ने बोला कि this is obvious if you less than the effect will be good if you Yes. but what we can change is we cannot change the amount of disease patient that's brought to us but we can change the type of reconstruction. Now we know कि functional outcome देखना कैसे है मतलब this paper and other papers but what is in our hands is कि grafting करनी है या छोटा सा defective free flap करना है या फिर उसको primary closure करना है या फिर secondary intention से छोड़ना है but फिर भी आप ये सारे parameters उसमें use कर सकते हैं but that is in our hands. मतलब हमें इसमें आपको ज्यादा मिलती अगर वो बता देते कि फ्री फ्लैप का पीआरओ बेटर है, स्किन ग्राफ्ट का पीआरओ बेटर है. आपको हर स्टडी को ऑन्कोलॉजी आउटकम करना है और पेशेंट रिलेटेड आउटकम. अभी एक मेटा एनालिसिस आ रही है कि पेशेंट रिलेटेड आउटकम से बेटर आप ऑन्कोलॉजिक आउटकम प्रिडिक्ट कर पा रहे हो. तो अगर ये सब फिर आप इसको और आगे ले सकते थे रेडिएशन के बाद और क्या आउटकम. इन्होंने जो पीआरओ मेजर किया है वो सर्जरी के कितने दिन बाद किया है? Ma'am, 12 months. 1 ईयर के बाद. Up to 12 months या at 12 months? Ma'am, after 12 months, inclusion At least 12 criteria. months. Yes, sir. 1 year follow up is क्राइटेरियम 12 months प्रोवाइड किया होगा इसमें जो मेरा सोचना है how they have done, लेकिन जस्ट फॉर अवर दिस नॉलेज इसी इससे ये मालूम तो पड़ गया जैसे कहा कि जितना बड़ा डिफेक्ट होगा उतना ही आउटकम में सिंपल चीज है वेदर इट इज स्पीड सॉल्विंग आर्टिकुलेशन वगैरह. देखिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें कि सपोज देयर इज ए रीजन 3 सेंटीमीटर रीजन यू आर सीइंग. नाउ इमेजिंग इज वेरी वेरी MRI will tell you that how much is the infiltration of the intrinsic muscle and extrinsic. तो हो सकता है कि सरफेस पर जो लीजन है वो आपको 3 सेंटीमीटर का दिख रहा है लेकिन जो मसल इन्वेजन है वो 3 सेंटीमीटर का ना हो. सकता है 2 सेंटीमीटर का हो 1 ही सेंटीमीटर का हो. तो व्हेन यू आर डूइंग एक्सीजन इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सीधा जैसे खड़ा वैसे मार दो आधी टंग बाहर. यू कैन प्लान योर एक्सीजन दैट यू आर गिविंग म्यूकोजल क्लियरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड व्हेन यू आर गोइंग डीप यू कैन स्लाइस इट obliquely and you can do the excision in a cone manner, the tip of the cone to the posterior. So the muscle part which you are moving may not be as much as the surface of the tumor if imaging suggests you that muscle infiltration is not going to be extensive muscle. It is confined only superficially, some mucosa or some part of intrinsic. So then you will create a less defect and that less defect will give rise to less volume. Same thing happens with the vessel and nerves. यूजली क्या होता है कि जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो अपन वेसल सामने आई पकड़ा लाइगेट करा काटा और आगे बढ़ तो आपकी ब्लीडिंग भी कम होगी और वो आपका काम भी करेगा. बट दैट गिव्स मॉर्बिडिटी because though tongue is a structure which is supplied from both sides, both are with blood. But if you will eating at the artery, lingual artery is the branch of. For external carotid artery. So even if the lighting lingual artery, one side. So if it is not required, then you are unnecessarily hampering the blood supply going to the posterior part of the. तो ये सारी चीजें important हैं. That is why this paper is very important. That when you are creating a defect,
you should read imaging properly, so the defect you create should be minimum, along with the minimum damage to the vessels and nerves. ये भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अपने सामने हाइपोग्लोसल आई, अपन हाइपोग्लोसल काट के चलते वक्त क्या नुकसान हो रहा, कुछ नहीं। मरीज अपने ऐसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी की तरफ तो ध्यान देते नहीं है, आपके हाथ जोड़ते रहेंगे, जैसा बढ़िया रहा, बच गए, बेचारे बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे कोई। But we as a advanced surgeon, we should take care of this thing, that if there is a indication of accident on the, even अगर आप इसको पढ़ेंगे, फेलोज वगैरह सभी लोग इसमें देखें, तो they are giving specifically that depending upon the extent of the disease, where you should ligate the nerve, where you should ligate the vessel, and at what point you should cut the extrinsic muscles. आप समझ रहे हो ना, अपन तो ऐसे चले जा रहे हैं, वहीं अपन ने लाइगेट कर दी। इफ यू थिंक दैट दिस इज एक्सटेंसिव, इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व इज देयर, देन यू हैव टू गो लाइक द बैक एंड ट्राई टू एक्सरसाइज द नर्व एज फार एज पॉसिबल, सेम वेसल्स एंड द एक्सटेंसिव मसल जो हैं उनको अपन एट दैट पॉइंट ऑफ द ओरिजिन पे ट्राई टू, तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप लार्ज डिफेक्ट कर रहे हो, लॉन्ग मोर्बिडिटी है, तो we should try to create, and how you can minimize creating an effect, keeping in mind the oncological symptom. That is. तो जो आपके रिजल्ट्स थे, मतलब काफी कुछ है इस पेपर में डिस्कस करने के लिए। एक पीछे ना, जिसमें आप और पीछे मतलब पीछे ये चीज, ये सारी चीज हम अपने यहाँ कर सकते हैं, इसके लिए किसी के लिए कुछ नई चीज इंस्ट्रूमेंट चाहिए? नहीं मैम, ये जो ओरल कैविटी ऑब्लिटरेशन को ये ओवेट मेथड से कर रहे हैं मैम। इन दिस टेस्ट दे बेसिकली यूज द पुडिंग मटेरियल ऑफ वेनिला, एंड इसको ये मैम ब्लू कलर फूड डाई मटेरियल में मिक्स कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट 20 ml को 20 ml को अपन सिरिंज में ले रहे हैं। आफ्टर दैट मैम इसमें वो पाउच है, प्रोलीन पाउच है, उसमें ये इसको फिल कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट इसको पुट कर रहे हैं अपन टंग डिप्रेशर से, एंड विद द हेल्प ऑफ टंग डिप्रेशर अपन उसको डॉर्सम ऑफ टंग में प्लेस कर रहे हैं, एंड टंग डिप्रेशर को अपन रिमूव करेंगे एंड आस्क द पेशेंट टू क्लोज द माउथ जेंटली विद द एंटीरियर थर्स्ट मोशन। तो मैम आफ्टर दैट अपन उसमें जो वॉल्यूम होगा उसको अपन मेजर्ड कर रहे हैं कि उसका रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, मतलब डेड स्पेस कितना आ रहा है इन बिटवीन द टंग एंड डॉर्सम ऑफ द टंग एंड द मतलब उसको पैलेट। फिर जो आप उसको बनी है, वो prepare करना। एडिबल चीज हो गई ना, यस मैम, इसको अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो उसको सॉलो कर रहा है इवेंचुअली? नो मैम, पुश कर रहा है आउटसाइड। तो अगर वो उसको सॉलो नहीं कर रहा है तो जरूरी नहीं ना वनीला वगैरह पॉलिथीन में ma'am. कुछ भी भर के रख सकते हैं, वॉल्यूम ही तो मेजर हाँ करना तो है। मैम ऐसा कंपल्सरी है लिक्विड कितना ले पा रहा है, लिक्विड में क्या क्या ले पा रहा है, फिर सेमी सॉलिड ले पा रहा है, सॉलिड फिर उसमें पीनट्स भी लेते हैं, तो इन लोग का मतलब बहुत सारे मेजर्स हैं चार्ट और भी थे। तो ऐसा 100% नहीं हम यही वाला टेस्ट करो, हम देख सकते हैं कि और कोई टेस्ट है क्या ऑब्लिटरेशन के लिए। रेडियोलॉजी में अगर सीटी स्कैन में मूवमेंट्स करवाते हैं उसी समय, उससे भी मेजर कर सकते हैं कि डिफेक्ट क्या हो सकता है। तो क्लोजर पायलट से पीछे मतलब है नहीं रेडियोलॉजी वाले, हाइपोथेसिस है, हो सकता है ऐसे। ठीक है, मतलब एक आपकी बात से मेरे को और लगा कि ये भी होना चाहिए कि T1 T2 में कितना एमआरआई जरूरी है, क्योंकि सर जब भी हम T1 डिफेक्ट देखता हूँ आफ्टर कंपलसरी, मतलब लेस देन 2 या 2 to 3 सेंटीमीटर का कंपलसरी हो गया तो एमआरआई देखना पड़ता है। पर अगर मुझसे फ्रैंकली कोई पूछे कि सर बिना एमआरआई सर्जरी कर दो, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत कम होते हैं जो अंदर उसका रीजन मैं आपको बताऊं, उसका रीजन ये है, हमारी जनरेशन में पहले हुआ ये कि हम लोगों को रेडियोलॉजी में कभी करने का मौका ही नहीं मिला, और आपको पढ़ना नहीं आता है एमआरआई। जैसे नए नए लोगों आप लोग पढ़ते हैं एमआरआई, अगर सर्जन को एमआरआई पढ़ना आता है, ये वही अगर कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर राजा और उनके बीच में हो गया था ना, जयपुर वाले के बीच रीजन क्या होता है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन रेडियोलॉजिस्ट, एंड रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द रेडियोलॉजी, सर्जन रीड द एमआरआई और सीटी स्कैन फ्रॉम सर्जिकल एस्पेक्ट। तो ये जो इम्पोर्टेंस अपन प्रश्न समझ में नहीं आती,
कि अपन उनकी रिपोर्ट डिस्कस करें। अगर हमको पढ़ना है MRI और CT स्कैन, तो यू विल चेंज योर डिसीजन एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। ये मैंने वहाँ जापान में देखा, सारे वहाँ तो रेडियोलॉजी से बात ही नहीं करते थे। ऑल द सर्जन्स दे वर रेडी डूइंग डिस्कशन फॉर आवर्स टुगेदर। 6 बजे डिस्कशन चालू होता था, रात को 11 बजे चलता रहता ऑन इमेजिंग। तो सारे जो अपने क्लिनिशियंस हैं, वेदर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की तब भी थोड़ी नॉलेज रहती है इसकी, MRI CT स्कैन वगैरह की, एंड दे नो लिटिल बिट मोर एनाटॉमी, क्योंकि इनको पूरा कंफ्यूजन वगैरह करनी पड़ती है ना, तो दे आर अवेयर ऑफ दैट। लेकिन इमेजिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को इमेजिंग की उतनी नॉलेज नहीं है। अगर आप इमेजिंग पढ़ना चालू कर दोगे ना, तो दैट विल मेक द डिफरेंस व्हेन यू आर एक्साइटेड। MRI T2 ऑनवर्ड बिल्कुल। कंपल्सरी कर देते हैं। ये लोग हम भी कर रहे हैं ना, आयुष्मान में तो हो ही बिफोर सर। सर्टिफिकेट का चलता है टाइम पर, लेकिन उसकी डेप्थ 0.5 0.6 ही होती है। तो ऐसे केस में लीजन आप T3 समझ रहे हैं वो रह जाती है। और उसमें बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ग्लोसेक्टमी ज्यादा ही डेप्थ रहता कम रहता है। पैथोलॉजी में बात एक मैं बता रहा हूँ, मैं I tried to study. There is a paper published from Melbourne University by Ashok Jha Sar and Jatin Shah. उसके बाद एक और पेपर पब्लिश हुआ टाटा मेमोरियल से अपील सिविल सर्जन के फकी टाटा। They had done study according to depth of the invasion of the tongue and उसकी कितने % मेटास्टेसिस है and क्या progress. There are 2 landmark paper from Fakir from Tata Memorial and Ashok and Jatin Shah from the depth. So previously they were doing study on the depth of the infiltration and they were assessing it from the MRI. How much is the depth? And according to that, they were deciding even to go for the which type of the section, prophylactic analysis. N0 NAC में, depending upon the depth of the infiltration of the primary lesion, it was decided whether to do supramohyoid or function or radical angles. एक बार जितने रेफरेंस है ना वो सब TMH के डी क्रूज और इन सब के हैं। अच्छी स्टडी। मतलब देखना में 2 चैप्टर्स में इंडियन रेफरेंस बहुत है, एक डेप्थ ऑफ इन्वेजन में और एक जलाली के रेफरेंस आता है प्रोटॉन थेरेपी में। कई बहुत काम है। और ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्लिनिकल स्टेज डज नॉट चेंज विद डेप्थ ऑफ इन्वेजन। डेप्थ ऑफ इन्वेजन पैथोलॉजिकल स्टेज है। क्लिनिकल में डेप्थ ऑफ इन्वेजन नहीं है, वो पैथोलॉजी में है। वही तो मैं रेडियोलॉजी आप रेडियोलॉजिकल है ना, वो तो रेडियोलॉजिकल ही होगा। रेडियोलॉजिकल क्लिनिकल होती है। तो नाउ मेरे कहने का मतलब है अभी जितने भी 3 नए फेलोज आए उनको कोई भी टॉपिक असाइन नहीं है, एंड आई थिंक दिस टॉपिक इज वेरी यूजफुल। हम 12 महीने का फॉलो अप ना लेके आप 6 मंथ्स के ही फॉलो अप पे करो, तो वी शुड असाइन देम दिस टॉपिक। आप इसमें से जो जो कर सकते हो वो आप एक कि हम फॉलो अप में क्या कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट किया अभी वहाँ पे जमा किए, लाइब्रेरी में पेपर नहीं किए, अपने प्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, now last question, then we stop. Extrinsic muscle of tongues, genioglossus takes origin from the mandible goes to the tongue. Hyoglossus from hyoid, radical from. But what is the insertion origin of the intrinsic muscle?
intrinsic muscle, they had the term only, they originate and insert. So there is no outside insertion and origin of the intrinsic muscle. Inside the tongue itself, they take origin and they insertion. Anyway, good. Now today is a very important day. आज मकर संक्रांति है और सूर्य का बहुत बड़ा वो है एंड मकर संक्रांति is not just festival. It is a day of proud for our Indian culture. क्योंकि मकर संक्रांति की जो गणना की गई अब हजारों साल पहले अपने ऋषियों के द्वारा more than 5,000 years back तब से चला रहा है and it was accurate till now. Nobody can challenge it. So this shows the richness of scientists जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या how they have calculated the ग्रह और नक्षत्र सूर्य चंद्र इनकी सबकी चालें एंड इट्स अ डे ऑफ प्राउड फॉर आवर इंडियन हेरिटेज। तो एक तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा है मकर संक्रांति को अपने अच्छा टॉपिक भी डिस्कस किया है ढंग का, क्योंकि जीव ही एक ऐसी चीज है जो आपको मधुर भी बनाती है, कटु भी बनाती है। और जीव कैंसर अस्पताल के रेफरेंस में देखा जाए तो 20% मरीज तो जीव की वजह से नाराज होकर चले जाते हैं, क्योंकि कई बार अपनी जीव गलत डायरेक्शन में चल जाती है, इतनी मधुर नहीं रहती है। तो अच्छा टॉपिक प्रेजेंट हुआ है जीव का। ना ऐसी चीजें कभी कभी वैसे बताता रहता हूँ, यू कैन टेक इट बिकॉज आई हैव क्रॉस 70 ईयर्स की उम्र रही। रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा कि कैसे हैं आप, लंका में कैसे रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि वैसे ही रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। चौपाई है उन्हें वैसी का दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे ही हम रहते हैं हमारा अच्छा लंका। तो जीव की कंडीशन है। तो एक बार दांतों को घमंड हो गया तो दांतों ने जीव से क्या, तुम तो क्या ऐसे लड़लपाती रहती हो, इधर चाटना उधर चाटना, मेरी ऊपर ही निगाह रखती हूँ, दांत में कुछ बढ़ जाए ना तो जीव पहुंच जाती है वहाँ। तो दांतों को घमंड हो गया। तो जीव ने कहा देखो ऐसा है कि तुम ज्यादा पकड़ो मत ही, तुम अकड़ में ही रहते हो और इसलिए एक एक करके तुम गिरते जाते हो। लेकिन मैं जो हूँ कि जो मरीज का आखिरी सांस तक जैसी आज हूँ वैसी बनी रही। तो थोड़ी सी अकड़ भी कई बार नुकसान होती। तो जीव से अपन दो चीजें सीखते हैं, एक तो लचीलापन हो, जितना लचीलापन होगा उतनी मधुरता होगी, और दूसरा अकड़ का होने तो अकड़ वाले जल्दी समाप्त हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पर भी After taking the permission from director side, the guidance from the we will be launching the token system for the patients. तो ये टोकन सिस्टम है, 700 टोकन्स मैंने मतलब प्रिपेयर करवाए हैं, लेमिनेटेड हैं, कलर्ड हैं और वो पेशेंट के लिए हैं। अभी जो रखे जाएंगे 103 मतलब 103, 104, 105 में रखे जाएंगे और उसमें डबल सिस्टम है, मतलब एक पेशेंट के पास रहेगा, फाइल के पास रहेगा। और पेशेंट एंट्री के पहले भी टोकन सिस्टम जमा कर देगा और फिर अपने एक से दूर। इसके बाद मैडम ने कहा था कि पैथोलॉजी के लिए भी तो 200 पैथोलॉजी के लिए भी टोकन सिस्टम बनना है। पैथोलॉजी के लिए सिर्फ एक टोकन सिस्टम रहेगा जो पेशेंट को दिया जाएगा और लिया जाएगा। तो अपन देखते हैं अगर गेट एनी प्रॉब्लम गुड इनिशिएटिव, लेट अस सी। और वो जो आपने 5 to 10 वाला नंबर बताया था वो से भी बताना चाहते हैं, जैसे कि आपने लिस्ट की रहती है ना, फिर अपन जो है 10 से लेकर 15 20 जो टोकन है हमेशा रोक के रखना है। कितनी ये कि कभी कभी लेफ्ट आ जाती है, की तरफ से आ जाती है, की तरफ से आ जाती है। तो वो टोकन उधर डेट लगा सेट, अगर नहीं मिले तो डेट रहेंगे तो जो लाइन ब्रेक करके आएगा। और फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीजें मैंने स्टाफ की डॉक्टर से काफी कन्वेंस से कॉन्टेक्ट मैडम को क्योंकि मैंने तो 5 मिनट तक बताया जिस टाइप से उनका राजा तो आपके चैम्बर में बताना चाहूँगा। चैम्बर में किसको बताओ? तो ये चैम्बर है, सबको बताओ मेरे चैम्बर तो सब अभी बैठे हुए हैं तो मैं पूछ रहा था को बताओ, तो मेरी चैम्बर में क्यों बताना चाहते? वैसे भी वीआईपी का तो इन लोगों का ये कंसेप्ट है कि जिस मरीज के साथ प्रोजी आ रहे हैं उसके ये सर उसको अपन ने दिया था, उसको अपन एनीवे इट इज गुड, सारे मतलब ये रियली बहुत अच्छा है, इट इज रियली गुड और अपन को प्रैक्टिस टोकन himself only, so that is also credible.
रोहित जी बहुत सारी मतलब टाइम ज़्यादा हुआ है, नई नई चीज़ें निकालते हैं, इसमें थोड़े से नाम है सबको एस्पिरिन की गोली मासी, जिससे कि कोई निपट रहा हो तो उसका वो अच्छा है। ग्रीन कॉरिडोर के पेशेंट हमारे यहाँ तो फॉलो इसको करें पड़ी दिक्कत आ सकती यस इट विल क्लैश अपन देख लेंगे। हाँ, नहीं तो अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं होता ही सर, उनका नंबर बदल टोकन में 3.3 थैंक यू वेरी डॉक्टर देवांशु, डॉक्टर मृणालिनी और डॉक्टर जना, आप लोग रुक जाना। बट हमारे पास कोई टिश्यू डायग्नोसिस नहीं था, बस मैंने उनके रेफर लेटर में दोबारा से भेजा था कि आप इमेजिंग एकदम रिपीट कर लें, अगर एक्सेसिबल टाइम मिल जाए तो ये प्लान को बायोप्सी कर जाएगा। हमारी तो अपन ही कर रहे हैं इसलिए ताकि आज लिखने में साइड इंक्रीज हुआ है, एविडेंस इंक्रीज हुआ है, इसमें क्लिनिकली भी इंक्रीज हाँ, वो जो ब्रेस्ट वाला पेशेंट है ना, उसका रिलेट कैंसर है। नीलिमा इस बार तो अभी इंड्यूस मत कराना, मैं आऊंगी जब उसके बाद ही करेंगे कैंसिल। तो कहते हैं एक साथ में अपन कैटेगरी एडवाइस करते हैं, अगर वो मेरे नॉट लेंगे एक कंट्री डरली आई थी टीएनबीसी की चाहे पे लोकली एडवांस से दोनों 4 साइकिल का ईसी मिला था, उसके बाद में शी डेवलप एफीएल पोस्टिया इंफीरियर वॉल में हाइपोटेंशन एरिया तो खत्म बात। और वैसे तो डाइजेस्टिस का कार्डियक को हो जाना चाहिए, हम तो जब स्टेबलाइज होता है तो वीकली लैक्टिक एसिड देंगे। डीआईबीएस का 2.1 था। अभी कुछ नहीं करें। मीटिंग में थे, अभी लेंगे है ना। हाँ हाँ ठीक है। स्टार्ट किया ब्लॉक आपने पढ़ा उसको कहा था कि आप टीआरपीआर और HER2 करवा, टीआरपीआर तो पॉजिटिव आ गया बट HER2 इज लाइक 2+, अब लिंक वो फ्रेश लगता है। मैं देख रही हूँ पास कोई मतलब डॉक्टर अगर ये बोलना चाहे कि उसमें प्री ऑफ इंट्रॉप और पोस्ट ऑफ बढ़ाया जा सकता है तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है। प्री इंट्रॉप में क्या नाम उसमें शॉर्ट एक्टिंग एजेंट्स यूज करते हैं करने होते हैं एनेस्थीसिया में, और हमें मिनिमम फ्लूइड मिनिमम इंटरवेंशन टैक्यूस्टोमी अवॉइड करना है, यूरिन राइस टू फीडिंग सब कुछ अवॉइड करना है। जो हम लोग सब कुछ करते हैं तो अगर इसी तरह पोस्ट ऑफ में भी जितना हम लोग को देना है कि एनालिसिस मल्टी मॉडल दिया जाए, पीरियड दिया जाए, वो नहीं करते। और बहुत सारी चीजें जो नहीं करते, अगर हमने उसको रखा तो हमें उसमें अपने लिए नेगेटिव नेगेटिव नहीं मतलब ये वो नहीं असेसमेंट का नहीं ये है, assessment नहीं। रिकवरी तो अपन बोलेंगे कि हमने या तो अगर कि उसमें है कि करना चाहिए तो ऐसा नहीं है अपन भी हमेशा फॉलो करते हैं, अपन हटा देते हैं। क्योंकि अपन हमारी असेसमेंट के लिए नहीं है, आज रिकवरी के लिए तो हम लोग पहले ये हमारे पेशेंट एजुकेटेड होते हैं, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। तो हम अभी नए वाले में से ईरास उसको हटा देते हैं, अगर लगेगा तो अलग के कागज पे हटा इसमें जो कौन सी मीटिंग है ना, शी ऑलवेज हैज गुड पॉइंट्स बट शी नेवर स्पीक्स। ओके थैंक यू सो मच। क्यों डॉक्टर देवांशु कल ओपीडी में क्या हुआ था वो डेंटल वाले पेशेंट को लेके? डेंटल वाले पेशेंट को ये ना पेशेंट देख रहा था मैम मेरे को बोल रहा सर पेशेंट को लेके
तो ना ओपीडी में आने से पहले उससे कह दिया कि सर इस पेशेंट को कुछ नहीं करा था, लेकिन तो मैंने बस बाहर ही चेक करा था और बोला था सिस्टर इनके मुंह में लिक्विड टूथ है, एक्सट्रैक्शन के लिए जाएगा। तो उसके बाद मैं प्रोसीजर रूम में जा रहा हूँ, तो मैंने सिस्टर बिठा लो, मैं प्रोसीजर रूम में जा रहा हूँ, देर में आता हूँ फिर करता हूँ। तो वो प्रोसीजर रूम में आ गई कि सर यहाँ कर दो, मैंने सिस्टर मैं प्रोसीजर कर दूँ फिर करती हूँ। फिर बाहर उमेन सर खड़े थे, वो कोई पेशेंट देख रहे, तो वो थोड़ा सा शायद सिस्टर को थोड़ा ये हो गया कि मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, तो उन्होंने ऐसे करके कह दिया कि आप लोग देख नहीं रहे हो, मैं आपकी कंप्लेंट इंजन मैम से कर दूंगा। तो सर ने कहा कि कौन नहीं देख रहा है, आप पहले भी पेशेंट लेकर आए, अब तक अंदर भी उससे पहले डेंटल के सारे पेशेंट अंदर ही देख रहे थे मैं ओपीडी। तो सर ने कहा आप पहले भी पेशेंट लेकर आए, कौन नहीं देख रहा, अंदर भी तो देख रहे थे। ये चीज़ क्या कहने की होती है कि मैं कंप्लेंट कर दूंगी और मैं देख नहीं रहा, ये नहीं कर रहा। तो उन्होंने सर से भी यूँ कह दी कि आप भी कौन सा देख लेते। तो थोड़ा सा उस चीज़ में थोड़ा सा वो हो गया था, बाकी मैं कुछ तो मतलब कुछ पेशेंट ऐसे बोल रहा था कि पीछे पीछे भगाया, देखा नहीं। वो पेशेंट और हस्बैंड को लेके आई थी अपने साथ, फिर आपके पास गई थी वो, तो डॉक्टर जना ने कहा मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं कर सकती, कर सकता। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये इंसिडेंट नहीं हुआ। हम उसके बाद वो चले गए, उसका जितने पेशेंट आए अब उसके आपके लिए पास तो हो गया काम खत्म। फिर वो पेशेंट आपके पास आया, क्योंकि उनका कहना है मैं डॉक्टर जना से भी बोला था, लेकिन उन्होंने बोला मेरे पास बहुत काम है। नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। ओपीडी में जितना पेशेंट मुझे दिखाने था मैं देख लिया, फिर डेंटल ओपीडी में चला गया क्योंकि मैम बोले कि वहाँ पे 3 पेशेंट का ओरल प्रोफिलैक्सिस करना था। 2 नेहा ने की, 1 मैंने किया, और वहाँ पे भी एक पेशेंट आया था जो दिखाने के लिए आया था, उसका एक फाइब्रोमा टाइप का था। तो मैंने उनको बोला कि ये यहाँ पे दिखाने का नहीं है, वो हेड एंड नेक ओपीडी में दिखाना है उनको। फिर ऐसा हो कि वो डॉक्टर मृणाली ठी के पास गए, तो उन्होंने बोला मैं ही सारा काम थोड़ी ना करूंगी, डालने के बाद फिर वो नहीं तो गलत पर्सन को वो भी ये था कि वो प्रोसीजर रूम में थी, वो प्रोसीजर ही कर रहे थे। तो सिस्टर वाज लाइक कि पहले वेट कर दो, वो लोग कह रहे थे प्रोसीजर कर लेंगे, करते हैं पर प्रोसीजर करनी, प्रोसीजर तो करना। तो सिस्टर शायद थोड़ा सा वो चीज मिसकम्युनिकेशन किया था उनसे। तेरे को मैंने बोला भी था कि यहाँ से हम भेज देंगे, आप मत परेशान हो, बार बार बताओ, एक बार बता दो मुझे कितने हैं, तो मैंने उनको आप फोन पे बता दिया करो, मैं भेज दूंगी। मैंने ये बोला, लेकिन थोड़ी सी इरिटेबल भी है। ठीक, थैंक यू। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं कि मैं बोला हूँ कि मेरे पास बहुत काम है। मैम इस स्टडी में अपन कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा ना अपन बनाए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम इसमें 2 हिस्से बनाए। एक तो जो हमारे पेशेंट ऑपरेट हो गए हैं और 6 मंथ्स के कट ऑफ, अब तो हमारे पास काफी ऑलरेडी एक्सेल शीट बनी रखी हुई है। तो हम जो 6 महीने के फॉलोअप पे आ रहे हैं, आपको सबसे पहले एक बना रहे हैं कि आप क्या क्या पैरामीटर स्टडी करोगे। तो और इसमें आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, इन्होंने इसे फ्लैप में लिखा है, आप उसमें कोई और पैरामीटर्स आपको ऐड करने हैं, जैसे अगर एसएसआई हुआ तो आगे, रेडिएशन लगा तो आगे, नेट डाइसेक्शन कैसा था तो फंक्शनल आउटकम, वो सारे पैरामीटर्स आप ऐड कर सकते और ये अपन क्लासिफिकेशन अपने हिसाब से करेंगे। हो। तो आप स्टडी के लिए इन्होंने मुझे 2 महीने पहले बोला था कि हम ऐसा कुछ स्टडी कर सकते हैं, फिर जब ये आर्टिकल मेरी आंखों के सामने आया था ना, इसलिए मैंने स्टडी कर सकते हैं जिसमें हम सबमेंटल फ्लैप, बेसिक अपन सबमेंटल फ्लैप करेंगे क्योंकि हम फ्री फ्लैप पर थोड़े से हो भी नहीं पाते हैं और कोशिश करते हैं। तो मैम प्राइमरी क्लोजर और स्किन ग्राफ्टिंग और मैम ये रॉ एंड सबमेंटल फ्लैप, ये 4 उसका मैम अपन आउटकम देखेंगे, उसमें इनके पैरामीटर्स सारे ले लेंगे मैम। और पेशेंट्स का मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स मैम पायलट स्टडी के अकॉर्डिंग 10 पेशेंट्स या मैम जैसा आप सजेस्ट करेंगे उसके में जल्दी भी हो जाएगी और अपना फॉलोअप भी मैम रहेगा क्योंकि हम लोग भी उतने टाइम तक प्रैक्टिस। तो देखो हम ऐसा कर रहे हैं कि जो पेशेंट हो चुके हैं, ठीक है ना, यस मैम। जो पेशेंट हो गए उसका प्रोटोकॉल आप बनाओ, कि जो ऑपरेट हो चुके हैं और हम 6 मंथ्स पे उनको रिव्यू कर रहे हैं, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, आप प्रोटोकॉल बनाओगे, फरवरी मार्च हो जाएगा, तो जो भी आपके अगस्त सितंबर के पेशेंट ऑपरेट हुए होंगे उनकी हम लिस्ट आपको दे देंगे, आपको उनको फोन करके बुला के ये चीजें चेक करनी है, नंबर 1। और आप इसको रखो प्रोस्पेक्टिव में, बिकॉज प्रोस्पेक्टिव इज ऑलवेज बेटर, आप उसको ज्यादा अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो, बट यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर, है ना। तो हम दोनों को डिफरेंट बोल रहे हैं, आप रेट्रोस्पेक्टिव वाला कर रहे हो और आप प्रोस्पेक्टिव डिजाइन को, और इसमें आपको जो चीज ऐड करना है वो आप ऐड कर लो। क्योंकि आप रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हो तो हम ऐसा लिख देंगे मिनिमम 6 मंथ्स फॉलोअप, और हम तो कोशिश करेंगे कि पिछले जैसे अभी वो जो हम आईसीएमआर में करवा रहे हैं उसमें 2024-25 का डेटा वो लोग डाल रहे हैं, तो हम 24-25 में जिनका कोई इवेंट नहीं हुआ, मतलब जो प्रोग्रेस नहीं किए, वो एक्सेल उठा लेंगे, वो नाम हम आपको दे देंगे,
अब आप उनको बुला बुला के ये चीज चेक करो, तो हम ऐसे बोल देंगे मिनिमम 6 months follow up can go up to 2 years, so you will have a bigger sample size and based on that we do a prospective study। जैसे हम जो ENE वाली चीज है ना उसके लिए भी अभी रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, जब वो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगी तो उसको प्रोस्पेक्टिव में रैंडमाइज करेंगे। या तो जो फॉलो कर रहे हैं लास्ट पेशेंट वो सारे और कंस्ट्रक्टेड हैं तो उनका रिकंस्ट्रक्शन किए ही नहीं, तो उनका फॉलो हो जाएगा। और मैं टिल डेट में या नेक्स्ट जैसे टोटल अगर हम तो अपने पेमेंट कराना है बस ड्राफ्ट तो ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव आप डिजाइन करो, जैसे ही आप डिजाइन करोगे विद इन अ मंथ सबको कॉल करके बुलाने लग जाएंगे। पर्सपेक्टिव आप डिजाइन कर लो। फिर दूसरी चीज ये जो पापा बोल रहे थे इमेज बेस्ड डिस्कशन, ये इमेज बेस्ड इंसेशन है, ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे कि ये करना है कि नहीं। मैं सोच रहा था सर्जरी पैकेज अगर 80,000 लेते उसको 85,000 कर दो, इमेजिंग उसमें इंक्लूड कर दो तो पेशेंट दे ही देगा। और फिर अगर सच में MRI बेस्ड इंसेशन से कुछ अंतर पड़ रहा है तो वी शुड नहीं, आजकल तो हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया है कि मतलब सर्जरी के पहले इमेजिंग चाहिए, तो करवा रहे हैं सब पेशेंट करो। तो कुछ इमेज बेस्ड इंसेशन एक बार पापा से डिस्कस कर लूंगी कि हाउ टू इम्प्लीमेंट। तो ये अपने को डिसाइड करना है कि टंग में अपन को MRI ही कराना है, इससे अपन को ये तो CT स्कैन हो गया तो फिर टंग का इसमें रिकंस्ट्रक्शन पार्ट में STSG और you add everything that you want, you add कि उसको पोस्ट ऑफ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ था, उसको रेडिएशन मिली कि नहीं मिली, उसको किस टाइप का नेक डाइसेक्शन था, इन सारी चीजों से भी तो फर्क है। उससे कर सकते हो, बहुत अंतर नहीं है। अननेसेसरी सब ग्रुप बन, जितने सब ग्रुप बनाते हैं ना उतना सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। इसमें बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जिनका मतलब क्योंकि तो अपन के हिसाब से अलग कर लेंगे। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप हमको मिड बल्कि फेब की बिगिनिंग में प्रोटोकॉल दे देना 2 हफ्ते। दूसरा हमें बोल रहे थे कि अभी ये तो मैंने ग्रुप में डाला था जिसमें टाटा में मतलब हेड एंड नेक की थीम है, तो उसमें एक मैं अश्विनी को दूंगी, एक मेघा को दूंगी, एक आप कर लो, जिसमें आप सिंपल ही रखो 1 साल में हेड एंड नेक में कितने SSI हुए, है ना, क्योंकि कहने का मतलब है कि उसकी लास्ट डेट 31st ही है, तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है हमें उसमें से ही बनाना पड़ेगा। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारे इतने हेड एंड नेक हम ऐसे करेंगे कि 1 साल में 400 ऑपरेट हुए, 400 में 30 के SSI हुए। सो दिस इज द परसेंटेज विच मैचेस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल हम पहले देखा था फ्रांस में 20% रेट थी, तो उसमें ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो किए, उन ऑर्गेनिजम्स में ये NDR थे। तो ये क्या है, डिफरेंट टॉपिक रहेगा। अपन को लगता है कि एवी है, बट ये एवी टॉपिक्स ना बहुत वही हाँ कई बार क्योंकि यू मस्ट अटेंड। आपने मुझे याद है बहुत पहले इम्प्लांट वाली कुछ चीज बोली थी, डेंटल इम्प्लांट, इसमें कोई वर्कशॉप है उसकी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो एटलीस्ट अपन अगर जाने का रखे तो आप कुछ वी शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम 3-4 आपको मतलब पोस्टर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। तो हम आपको अभी जो सिनी है ऑलरेडी वो इन्फेक्शन का एक्सेल शीट बना रही है, एवरी ऑर्गेनिज्म एंड एंटीबायोटिक, तो उसमें से आप देख लेना हेड एंड नेक के कौन से हैं, उनको उठा लेना, हेड एंड नेक की कौन सी सर्जरी उसके आगे फिर यू टेक ओवर। 1 हफ्ते में डेटा तैयार करो, एब्स्ट्रैक्ट बनाने में टाइम नहीं लगता। इरिटेट हो जाती है। इसलिए मैं जब वो आई थी तो मैंने तो सुन के उनको भेज दिया था कि मैं एक बार समझ लूं कि हाँ मतलब उसने हाँ ये गलत किया ना, बहुत बुरी तरह से बोली थी लेकिन उसने बहुत बुरी तरह मैं बोल रहा हूँ जैन सर से भी हो चुका है, देवराज सर से भी होगा और मेरे से भी होगा, 3 लोगों से चल रहा है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया था, लेकिन